अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, हम बात करेंगे आज ऐसे इशू पे जो इशू इंतहाई तवज्जो तलब है, और वो इशू है कि कब तक जहलिम में और खून बहेगा। आए रोज माओं की गोदें सुनी पड़ रही हैं, बहनों के मेहंदी लगे हाथ ऐसे ही तरसते हैं, और वालिदैन अपने बच्चों के जनाजे अपने कांधों पे लेकर के इस तरह से बेबस नजर आते हैं कि शायद उनकी दाद रसी कहीं पर ना हो सके। कत्ले नाहक कहीं पर भी हो, किसी भी जगह हो, काबिल मजम्मत बात ही है। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 35 बरस के दौरान जो सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। अगर कुल मिलाकर के हम अमवात की बात करते हैं तो आज तक तकरीबन हमने 1.5 लाख लोगों को खो दिया है, और इस तरह से इंसानी जानों के जिया को रोकने के लिए आज तक सिर्फ बातें की गई, अमली तौर पर जमीनी सतह पर कुछ भी नजर नहीं आया। आखिर कब रुकेगा ये कश्त खून का सिलसिला? नाज़रीन इकराम, किसी भी सूरत में हम ये नहीं चाहेंगे कि किसी के माँ अपने बच्चे के लिए तरसे। आपने देखा होगा कि गुज़श्ता बरस से लेकर के अभी तक जो हमारे जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है काफ़ी ज़्यादा दिगरगूं है, और इस मामले को लेकर के ये सोचा जा रहा था कि शायद अब खून की होली रुक जाएगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। और इस तरह से आप देखिए कि कुल मिलाकर के जम्मू कश्मीर के अंदर आए रोज़ तसादुम आराइयों के दौरान, इनकाउंटर्स के दौरान, और इस तरह से नामालूम बंदूक बरदारों के हाथों भी कहीं ना कहीं पर अमवात हो रही है, और इन अमवात के चलते पूरी बैनुल अक़वामी बरादरी भी परेशान है, और भारत और पाकिस्तान के दरमियान के तल्लुकात को लेकर के कई एक सवाल भी उभरते हैं। जहां अंदरूनी वादी की बात करें तो आए रोज जितनी भी माएँ अपने बच्चों की मैयतों पर बैठ करके रोती हैं, जितनी भी बहनें रोती हैं, बिलखती हैं, क्या इनकी सदा कोई सुनने वाला है या नहीं है, इस विषय पे बात करने की अहम जरूरत पड़ती है। हम आज किसी खास शख्स के नाम को लेकर के सियासत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी निहत्ते आदमी को कत्ल करते हैं तो कत्ल है, और कहते हैं कि खून तो खून है, टपकेगा तो रंग लाएगा। और इसी तरीके से अगर बात की जाए आज के दिन के हवाले से, जहां बांडीपुरा की किलिंग को लेकर के इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर इंतहाई तरीके पर इस मामले को लेकर के मजम्मत की जा रही है, और इस तरह से आपने देखा होगा कि एक भारतीय जनता पार्टी के वर्कर के साथ उसका भाई भी गया, उसके वालिद को भी जान से हाथ धोने पड़े। और इसी तरीके से अगर हम इस साल के इनकाउंटर्स की बात करते हैं तो माना जाता है कि जितने भी 35 बरस में इनकाउंटर्स हुए उसमें सबसे ज्यादा जो अमवात है इस साल हुई, और जिन बच्चों की हुई उन्हें खुद भी मालूम नहीं कि वो किस तरीके से इस सब के हत्थे चढ़ गए। सरहदें भी कुछ खामोश नजर नहीं आती, और चारों तरफ से आपने देखा कि सरहदें भी लहू लहां हैं। और इस तरह से एलओसी पर भी कल आपने देखा कि एक खातून समेत कई लोग बहुत ज्यादा जख्मी हुए, खातून की जिंदगी भी चली गई। पिछले दिनों अगर हम कुपवारा की बात करते हैं तो वहां भी आपने देखा कि किस तरह से मासूम बच्चा बिलक बिलक करके अपनी मां की गोद में अपनी जान दे बैठा। इसी तरह से आए रोज करना के रंटंगडार की बात करिए, राजौरी पुंछ की बात करिए, सांबा सेक्टर की बात करिए, हर जगह पे कश्त खून की होली चल रही है, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं है। बात जो कोई भी करता है वन साइडेड करता है, अपने मुद्दे की बात करता है, अपनी सियासी मकासद की बात करता है। लेकिन हम ताल ठोक के ये बात कहना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर आए रोज के इस कश्त खून को रोकने के लिए कहीं पर जाकर के बातचीत करने की जरूरत है। कब तक इसी तरह से माएं अपने बच्चों को तरसते रहेंगी? आज जो बांडीपुरा का मामला है इसको लेकर के जहां पूरे मुल्क के अंदर एक शोक की लहर दौड़ पड़ी है, और इसको लेकर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आज बांडीपुरा पहुंचे। उन्होंने इस मामले पर बात की और कहा कि हमने नामालूम बंदूक बरदारों की पहचान कर ली है। उन्होंने बताया कि इनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से था। आज आईजीपी ने इस हवाले से क्या कुछ कहा, पहले आपको उनकी बात सुनाते हैं। अभी जब यहाँ आए हैं तो मोटा का मुआयना किए हैं, सीसीटीवी फुटेज पूरा डिटेल में देखे, ऑफिसर से बात किए, और देखने के बाद ये लगता है कि ये प्री प्लान अटैक है। और कल जो शाम में 7:45 बजे जो वसीम और साहब अपने रिलेटिव के यहाँ से घर वापस आए
तो पहले घर में ऊपर गए, उसके बाद दुकान पर आए, उनके पीएसओ सारे अपने रूम में चले गए। जिस टाइम दुकान में आए उस टाइम उनका भाई था, उनके फादर भी वहाँ पे थे, और मिलिटेंट एक आया, पिस्टल से बहुत क्लोज रेंज से फायर किया, जिसमें तीनों आदमी को वाइटल पार्ट यानी सर में गोली लगा है। उनको हॉस्पिटल ले गया, रास्ते में उनका डेथ हो गया। हम लोग द्वारा अफसोस करते हैं, और ये मिलिटेंट को हम आइडेंटिफाई कर लिए हैं। ये लश्कर तोबा का ग्रुप का मिलिटेंट है, उसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है, एक लोकल मिलिटेंट है, और जिसका नाम आबिद है। हम लोग इंटरनेट कर रहे हैं, बहुत जल्दी इस मिलिटेंट को पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ मिलकर इसको न्यूट्रलाइज कर लेगी। जी हाँ नाजरीन, ये थे आईजीपी जो बात कर रहे थे कि लश्कर तैयबा के 2 जंगजू जो हैं वो अचानक आए और रात गए, उन्होंने टारगेट किल करके इन सभी को वहीं पे ढेर कर दिया। और इस तरह से अस्पताल इंतजामिया का भी मानना है कि जब उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया तो तीनों लोग मुर्दा पाए गए। 9:15 बजे 3 आदमियों को लाया गया, तीनों मेल हैं। They were brought with a history of firearm injury and they were declared as brought dead at 8:45 PM. तीनों की जो पोस्टमार्टम और जो एग्जामिनेशन होता है वो कंप्लीट हुआ है। हमारी डॉक्टर साहबा ने वो सारा फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की है, और उनका जो बाकी होता है लीगल फॉर्मेलिटीज वो भी कंप्लीट हुई है। वी आर जस्ट हैंडिंग ओवर द बॉडीज टू द पुलिस। सर नेम रेजिडेंस प्लीज। एक है इनका वसीम बारी, इसकी एज है 38 ईयर्स। दूसरा है शेख बशीर अहमद, ऑलमोस्ट 60 ईयर्स। सईद उमर 30 ईयर्स। ये तीनों बांडीपोरा टाउन में रहते हैं। सर स्पॉट ऑफ फायर प्लीज। वो नजदीक बांडीपोरा में ही इनको। नहीं सर, बॉडी में कहाँ पे हुई? बॉडी में कहाँ? मोस्ट ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज 3 हैव फायरआर्म इंजरीज इन द हेड एरिया। तो कहीं बॉडी में भी, लेकिन ज्यादातर जो है वन शॉट हेड में ही है। इस मामले को लेकर के जहां भारतीय जनता पार्टी के राम माधव ने, वजीर आजम ने, और उसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला की बात करें, महबूबा मुफ्ती की बात करें या दीगर सियासी जमातों की बात करें, सभी ने मजम्मत की। लेकिन जो आम आदमी और भी मरते हैं, उनकी मजम्मत करने वाला कौन है, इस पर भी बात करने की जरूरत है। नाज़रीन इकराम, हम चाहेंगे कि आज के इस एपिसोड को लेकर के अगर हम किसी भी जगह पर कोई बात करते हैं तो इस बात को हम यकीनी बनाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट के मामले को लेकर के बातें होती हैं कि फलां जगह पर आप तशद्दुद में रुकावट आएगी, लेकिन आए रोज के तशद्दुद ने आम आदमी की जिंदगी अजीर्ण करके रखी हुई है। और आम आदमी चाहता है कि कोई बात हो, और बातचीत करेगा कौन? इसके लिए किसी एक को पहल करनी होगी। भले ही ये जंग का सिलसिला और 50 साल चले, लेकिन 50 साल के बाद भी ये मामला फिर एक बार टेबल पर आएगा। अगर 50 साल के बाद भी इस मामले को टेबल पर आना ही है तो आज ही इसे टेबल पर क्यों नहीं लाया जा सकता? क्या 2 आलमी ताकतें हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों को और इस सरजमीन को लेकर के हमेशा लड़ती भिड़ती रहेंगी? यह भी अपने आप में एक सवाल है। और अगर मामला किसी जगह पर हल तलब है तो इसका हल निकालने के लिए दोनों मुल्कों को सामने आना होगा। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि 2 मुल्क जो हैं वो आपस में नहीं मिल सकते, मिल सकते हैं। चाइना को लेकर के आपने देखा होगा कि जहां चाइनीज बहुत ज्यादा लद्दाख की टेरिटरी के अंदर आ गए थे, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ 8 दिन के अंदर अंदर। जब वजीर आजम ने लद्दाख का दौरा किया तो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा और अजीत डोवल ने बात की वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ, डिफेंस स्पोक्सपर्सन के साथ, तो एकदम मामले को ठंडा कर दिया गया और वो अपनी टेरिटरी में जाने के लिए राजी हो गए। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो आए रोज इस तरह के वाकयात पेश आते हैं, आखिर इस पर बात करने वाला कौन है? यहां अगर हम सियासी जमातों को इसके लिए जिम्मेदार कर डालें तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि पॉलिसी साज में और सियासतदान में जमीन और आसमान का फर्क होता है। ये सब मामले जो हैं फाइनली जाकर के किसी पॉलिसी साज के पास ही पहुंचते हैं, और पॉलिसी साज का काम होता है कि वो देखे कि किस तरीके से इन मामलात को लेकर के बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। जहां हम आए रोज के बयानात तो पुलिस तर्जमान के भी देखते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि अभी भी सरहद के उस पार से कई हजार लोग जो हैं वो इस ताक में बैठे हैं कि वो इस साइड के अंदर आ जाएं और यहां पर कार्रवाइयों को अंजाम दें। लेकिन अगर इतनी मालूमात हमारे पास हो सकती हैं, बालाकोट जैसा वाकया पेश आ सकता है, तो उसके बाद अगर बातचीत को भी हम आगे नहीं बढ़ा पाते हैं तो किस जगह पर कमजोरी आती है? पाकिस्तान के लिए हो सकता है कि यह अपनी अना का मामला हो, यह भी हो सकता है कि अमेरिका के अपने इसमें मकासद हों, लेकिन एटमी ताकतों के बीच में जो कश्मीरी बेबस है, इसकी बात सुनने वाला कौन है? आप देखिए कि यहां पर चाहे सरहदों पर कोई मरता है, हम चाहे इस वक्त बात करें सिक्योरिटी फोर्सेस की, हम चाहे बात करें सियासतदानों की, हम चाहे किसी वर्कर की बात करें, हम चाहे
तशद्दुद के बीच में आए हुए किसी भी जवान की बात करते हैं, लेकिन जब यहां पर इंसान मरता है तो किसी मां की गोद जो है वो सोनी हो जाती है। कोई बहन ऐसी है जो मेहंदी लगे हाथों तरसती रह जाती है कि कोई उसके हाथ को पीला करे और इस तरह से उसे घर से विदा करे, करने वाला कोई नहीं है। लाखों लोगों की जिंदगियां जा चुकी हैं। क्या इस मामले को लेकर के हम इसी तरह से गैर संजीदगी से आगे चलते रहेंगे? अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो इस वक्त अगर हमारे पास लाख या 1.5 लाख की एक तादाद है, ये बढ़ती जाएगी और 35 साल के तजुर्बे ने शायद अभी तक मुझे लगता है कि कहीं पे हमें किसी जगह पे रोक करके रखा हुआ है कि हम अपनी इन बातों को सामने नहीं ला पाते हैं। मजम्मत करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम किसी की भी किलिंग पर मजम्मत कर सकते हैं, लेकिन जब इंसानियत का कत्ल होता है तो आप कितनी भी उसकी मजम्मत कर दीजिए, वो आदमी आपको वापस नहीं मिलेगा। कल जब हम वसीम बारी की बात करते हैं जो बांडीपुरा के अंदर मारे गए, माना कि उनकी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, इसी तरह से किसी दूसरी जगह पर कोई दूसरा मारा जाता है, उसकी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होगी। किसी जगह पर अलहैदी की पसंद कोई मारा जाएगा, उसकी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकती है। लेकिन अगर आप पॉलिटिकली उनको मोटिवेट करना चाहते हैं, अगर आप एक इंसानियत का दर्स दे करके लोगों को अपने साथ मिलाना चाहते हैं, अगर आप इस गुलदस्ते को कहीं पर संवार के रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये गुलदस्ता बिखरे ना, फूल अलग अलग ना हो जाएं, कोई भी आकर के इन्हें मसल के ना चला जाए, तो इनको यकजा करने की जरूरत है। इस पर सियासतें करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक हम सियासतों के बीच में रहेंगे शायद इसी तरह से हम कश्मीर के अंदर खून और आहन की जो नदियां हैं वो देखते रह जाएंगे और इसके चलते शायद लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। आम आदमी सवाल करता है कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर ही ये तशद्दुद इतनी देर से क्यों पनप रहा है? जब भी कहीं पर कोई किलिंग होती है, आप देख लीजिए मासूम बच्चे जो हैं, जो तशद्दुद की बेंट में इसको जल रहे हैं, उनको निकालने वाला कौन है? उनके लिए बात करने वाला कौन है? क्या कोई पॉलिसी इस तरह की बन सकती है? कहते हैं कि तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। ये भी बातें की जाती हैं कि एक नई सियासत को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कौन सी वो सियासत है? क्या सियासत हम इसी को कहेंगे कि आए रोज लोग मरते चले जाएंगे? और यहां जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी किसी की मौत वाकया होती है, एक बड़ा बयान सामने आता है कि नामालूम अफराद ने फलां आदमी की जान ले ली, लेकिन ये नामालूम अफराद के खाते में जब किसी को हम डाल देते हैं तो आखिर कब तक हम नामालूम के खाते में डाल करके अपने जवान बच्चों को खोते रहेंगे? वक्त आ गया है कि हम इन सारी चीजों पर सियासतें करना छोड़ दें और एक ऐसी पॉलिसी बैनुल अक़वामी सतह पर लेकर के आए जहां पर प्यार और मोहब्बत के फूल खिले, न कि कब्रिस्तान बसे, क्योंकि बहुत कब्रिस्तान बस चुके। अब शायद जमीनों के अंदर भी इतनी जगह नहीं रही है कि हम अपने जवानों को दफन करते रहें। वक्त आ गया है कि हम बात करें, वक्त आ गया है कि हम सभी लोगों को एतमाद में लें। एतमाद में लेने के लिए हमें चाहिए कि हम एक ऐसी पॉलिसी लेकर के आए जहां पर शर्त और शराइत ना हो, जहां पर यह बात हो कि आप सब हमारे बच्चे हो, आपके साथ बात करने की जरूरत है। और अगर वाकई तौर पर इस विषय पर अब संजीदगी से काम किया जाए और इस वक्त अगर हम दोनों मुल्कों की सूरत हाल देखते हैं, कब तक ये जंग करेंगे? आखिर जंग के बाद भी जो तबाही होगी उसके लिए भी मैदान जंग शायद कश्मीर ही बन सकता है। हम तो यही दुआ करेंगे कि दोनों ममालिक के अंदर जो खलिश और रविश है उसको किसी तरीके से खत्म करके प्यार मोहब्बत के इस तरह के रास्ते निकाले जाएं जिसके बीच में से चल करके जिंदगियों के लिए राहें बने, न कि कब्रिस्तानों के लिए गलियारे बनते शुरू हो जाएं। हम चाहेंगे सन 2020 का ये साल एक ऐसा फैसला कुन साल हो जिसमें फैसला हो जाए कि भारत और पाकिस्तान प्यार मोहब्बत से रह करके न सिर्फ तरक्की और अमन के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, बल्कि चाइना के साथ भी अगर कुछ मामलात हैं तो उनको भी हल करके ये तीनों ममालिक इस वक्त दुनिया के ऊपर राज कर सकते हैं। शर्त सिर्फ यही है कि अपनी अपनी अना को छोड़ करके बातचीत की टेबल पर आना होगा, क्योंकि जब तक ये तीन ममालिक किसी टेबल पर नहीं आते हैं जम्मू कश्मीर के लोग यहां पर पिसते चले जाएंगे और इसी तरह से मासूम बच्चे जो हैं वो कब्रिस्तानों की जीनत बनते रहेंगे। हमारी तो यही दुआ है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन और अमान लौट करके आए, यहां के माँ बाप को, यहां के बच्चों को एक सुकून की जिंदगी मिले और यहां के बुजुर्ग को यह लगे कि मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरे पास मौजूद है। ऐसा ना हो कि अपने बुढ़ापे में वो अपने बच्चों की लाशों को उठा करके अपने घरों के बजाय कब्रिस्तानों की जिनतें बनाते रहे। हम यही दुआ करेंगे कि कश्मीर और जम्मू कश्मीर के रहने वाले वासियों को न सिर्फ आराम की जिंदगी मिले बल्कि इसे जहन्नमजार बनाने के बजाय जन्नत बेनजीर बनाने के लिए सारी ताकतें मिलकर के काम करें ताकि यहां के लोगों को भी थोड़ी सी राहत मिले। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।